This is a question that is being asked repeatedly by many of us, that what are the pitfalls in term life insurance that leads to claim rejections or disputes in claims. आप ये पॉलिसी ले रहे हैं सो दैट आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर कि क्लेम रिजेक्शंस हो सकता है या फिर इसमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़े से मिथ बस्टिंग कर लेते हैं। नंबर 1, टाइप्स ऑफ डेथ्स दैट आर नॉट कवर्ड। आपने इंटरनेट पर अगर देखा होगा तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स दिखे होंगे जहां पर कि टाइप्स ऑफ डेथ्स दैट आर नॉट कवर्ड इन टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात किया होगा। बट आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी गलत है और इसमें जो भी टाइप्स ऑफ डेथ्स दिए हुए हैं ये गलत है। ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जिसमें कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर एडवेंचर या फिर किसी और रीजन की वजह से आपका क्लेम जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में आपका क्लेम सिर्फ 2 ही रीजन की वजह से रिजेक्ट होगा। नंबर 1, फर्स्ट ईयर सुसाइड केस में क्लेम पास नहीं होगा। नंबर 2, अगर आप सरल जीवन बीमा ले रहे हैं तो इसमें 45 डेज का एक वेटिंग पीरियड है जिसमें आपकी पॉलिसी आपको कवर नहीं करेगी। नंबर 2, इंश्योरर शट्स डाउन और एग्जिट्स फ्रॉम द कंट्री। ऐसे केसेस में इंश्योरेंस लॉ और IRDAI ये इंश्योर करता है कि आपकी पॉलिसी को कोई हार्म नहीं होगा। आपकी जो पॉलिसी आपने पॉलिसी टर्म तक ली थी वो वैसे के वैसे ही चलेगी। IRDAI ये इंश्योर करता है कि कस्टमर को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इवन इफ इंश्योरेंस कंपनी बंद हो रही है या फिर वो इंडिया से बाहर जाना चाहती है। 2013 में ANP सनमार्क एक इंश्योरेंस कंपनी बंद हो रही थी, तो IRDAI ने एक मर्जर फैसिलिटेट किया ANP सनमार्क का रिलायंस लाइफ के साथ। इंश्योरर्स रिजेक्ट क्लेम्स फॉर रैंडम एंड इनवैलिड रीजंस। फर्स्टली ऐसा होगा नहीं, बट इवन इफ इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स अगर आपको ऐसा लगता है कि हो जाता है, तो अगर आपकी फैमिली कोई भी इशू फेस कर रही है क्लेम्स के प्रोसेस के दौरान या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं क्लेम में, तो वो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर वो चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्या इशू था और आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। ये ऑब्वियसली आपके फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट आपको आपका राइट्स पता रहना बहुत जरूरी है। सो अगर ये सारी चीज़ों की वजह से आपके क्लेम रिजेक्शन नहीं होगा तो फिर एग्जैक्टली क्या रीज़न है जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्शन होते हैं? सिंगल लाइन आंसर इसका यही है कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम रिजेक्ट करने का रीज़न हम खुद देते हैं। लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। तो अब तक हमने देखा कि आप ये सारे डिक्लेरेशंस देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बेसिस पे वो आपको प्रोफाइल जो है इवैल्यूएट करती है और आपका पॉलिसी इशू करती है। तो इंश्योरेंस कंपनी अज्यूम करती है कि ये जो सारे डिटेल्स आपने दिए थे ये 100% करेक्ट है, और उसके बेसिस पे उन सारे डिटेल्स के बेसिस पे वो इवैल्यूएट करते हैं कि आपको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ पे इंश्योरेंस देना है या फिर आपको कुछ लोडिंग देनी है या फिर आपका पॉलिसी डिक्लाइन करना है। तो अगर आपने कोई डिक्लेरेशन ही गलत कर दिया तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका ये सारा मेहनत जो आपने किया था, आपने ये जो सारे पैसे भरे थे, ये सारे पानी में चले जाएंगे। While you must answer every question accurately to the best of your knowledge, here are some key areas where declarations play a major role. हेल्थ डिक्लेरेशंस वन ऑफ द की डिक्लेरेशंस हैं जो कि एक कस्टमर के प्रोफाइल को इवैल्यूएट करने में हेल्प करती हैं। अगर आपने यही डिटेल्स गलत दे दी तो फिर बहुत बड़ा चांसेस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास जितने भी क्लेम डिस्प्यूट्स होते हैं आज के तारीख में, उनमें से सबसे मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस जो हैं वो हेल्थ डिक्लेरेशंस गलत होने की वजह से होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कवर अमाउंट उस तरह से ही होता है जिस तरह से बैंक्स के लिए लोन होता है। तो जिस तरह से आपकी एलिजिबिलिटी होती है लोन के लिए, उसी तरह से कवर अमाउंट की भी एलिजिबिलिटी होती है। उससे ज्यादा आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं देने वाली। तो अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को जो इनकम डिक्लेयर किया है वो गलत है, तो आपके बहुत सीरियस चांसेस है कि क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं। जब आप एक पॉलिसी खरीदते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कवर है क्या, और इंश्योरेंस कंपनी जब आपको बोलती है कि आप 1 करोड़ के लिए एलिजिबल हैं, तो आप 1 करोड़ जो एलिजिबल है वो सिर्फ उस इंश्योरेंस कंपनीज के साथ नहीं बल्कि और भी सारे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ का एक्यूमुलेटेड कवर होता है। तो अगर आपके पास पहले से ही कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर है तो आपको वो डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि आपके पास पहले से कोई कवर था और आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया था, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ऑक्यूपेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपके प्रोफाइल को ओवरऑल जो है बताती है कि आप कितने हैजार्डस जगह पे काम करते हैं, अगर आप किसी रिस्क को जो है एक्सपोज है या नहीं। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और अगर उन्होंने ये लिखा हुआ था कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूं बट मैं डेस्क जॉब करता हूं,
ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रॉब्लम शायद ना हो। लेकिन अगर आप एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और आप डेस्क जॉब नहीं करते, आपने डेस्क जॉब दिखाया था बट आप डेस्क जॉब नहीं करते, आप फॉरेस्ट में एक्चुअली में काम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपकी डेथ जो है सपोज एक स्नेक बाइट से हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है बिकॉज आपने गलत डिक्लेरेशंस दिए थे। जैसे कि हमने इसके पहले भी बताया कि एजुकेशन, सिटी, पिन कोड्स, इंश्योरेंस कंपनी बहुत स्पेसिफिक होती है कि कौन से पिन कोड्स को हम कवर करेंगे, कस्टमर ग्रेजुएट है या नहीं, ग्रेजुएट मिनिमम होगा, ये सारे डिक्लेरेशंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके सारे अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। तो अगर आप जो भी डिक्लेरेशंस दे रहे हैं स्पेसिफिकली अपने पिन कोड को या सिटी को लेके, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप ये जो सारे डिक्लेरेशंस दे रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, आपका पिन कोड करेक्ट है या नहीं। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी कि आप ये डिटेल्स डाल दीजिए, पिन कोड ये डाल दीजिए, चल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है इस रीजन की वजह से भी। So be extremely careful, double check all the information you enter and submit to the insurance companies. 3 important questions that you may have. How do you ensure you have given enough information? आपको इंश्योरेंस कंपनीज को अपने बेस्ट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से इन्फॉर्म करना है और सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है, बट एट द सेम टाइम आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपना होमवर्क 100% कर रहे हैं। अगर डिटेल्स ऐसे लग रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसे एक अलग डॉक फाइल में रख सकते हैं और उसे अलग से भी इंश्योरेंस कंपनीज को भेज सकते हैं, बट जितना आपको पता है वो सारी चीज़ें डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। What if the information you provide changes after you buy the policy? ऐसा कोई इंश्योरेंस कंपनीज के पास नॉर्म्स नहीं है, IRDAI का ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि जो डिक्लेरेशंस आपने एक बार कर दी उसके बेसिस पॉलिसी अगर इशू हो जाती है और इशुएंस के दौरान एक्चुअली आपने जो डिटेल्स दिए थे वो लेजिट थे, बट उसके बाद वो चेंज हो जाते हैं। आपने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, आपका जॉब चेंज हो गया, आपका सिटी चेंज हो गया, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई रेगुलेशंस अभी तक IRDAI ने लाया नहीं है। Why worry about all this when Section 45 protects all claims after 3 years? क्या भरोसा है कि अगले 1 साल के अंदर क्या होगा? अगर आपका क्लेम अगर 1 साल में ही आ जाए तो क्या? अगले 1 साल भी क्यों? अगर अगले 5 दिन में इशुएंस के बाद ही हो जाए तो क्या? तो आपको अपना डिक्लेरेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 45 को एज ए लेवरेज करके आप कुछ भी डिटेल्स भर रहे हैं, ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत है और ये हम बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते और किसी को ऐसा नहीं करना है। तो होप करते हैं कि जो पिटफॉल्स के बारे में हमने बताया कि क्लेम्स प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज मिल गया हो। इसके अलावा और कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं या हमारे फोरम पर लिख सकते हैं। ये सीरीज आपको कैसा लगा प्लीज हमें बताइए। इसके अलावा और कोई भी सवाल है टर्म लाइफ इंश्योरेंस में तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे फोरम पे लिख सकते हैं, वहां पर आपको लीडिंग इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू जवाब मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ जो आपको क्लियरली नहीं पता चली है, आप प्लीज़ उसे मेंशन कर दीजिए। कोई फीडबैक है आप सोचते हैं कि हमने नहीं ऐड किया है या हमने गलत कहा है, उसे भी प्लीज़ वहाँ पर लिख दीजिए सो डैट हमें पता चल सके कि एग्जैक्टली हमने क्या मिस किया है और हम उस पर काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसे इस वीडियो सीरीज़ में ऐड कर सकें। फ्रेंड्स, हमने जब सोचा था कि हम इस तरह की एक टर्म की गाइड बनाना चाहेंगे कंज्यूमर्स के लिए, जहां पर उस गाइड के सारे वीडियोस देखने के बाद एक कंज्यूमर टर्म इंश्योरेंस अगर खरीदना चाहता है तो वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, तो स्टार्ट पे काफ़ी आसान लगा था बिकॉज मैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हूँ, महावीर इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हैं, हमारी टीम में आयुष है, प्रियंका काफ़ी कंटेंट पे रही हैं, तो हमें बहुत इजी लगा था ये पूरा प्रोसेस ओवरऑल करने में और हमें लगा था कि ये काफ़ी फास्ट बन जाएगा। बट जब हमने एक्चुअली इस टास्क को उठाया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये उतना छोटा टास्क नहीं है जितना छोटा लग रहा है, ठीक है। और लास्ट मोमेंट तक इसमें जो है एडिशन होता रहा इन्फॉर्मेशन का, लास्ट मोमेंट तक इसमें जो है इन्फॉर्मेशन अपडेट होते रहे एंड ये जो एंड रिजल्ट हमारे सामने आया है ये आफ्टर आवर्स ऑफ प्योर हार्डवर्क जो है हमने ला पाए हैं। वील अप्रिशिएट कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो सीरीज़ में तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। एट द सेम टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप और भी कोई ऐसे गाइड्स देखना चाहते हैं और भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं जो आज तक आपने कहीं नहीं देखा है इन वीडियो फॉर्मेट, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस फॉर्मेट को या फिर उस इन्फॉर्मेशन को आप तक ला सकें।